सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, चलिए आप इनकी बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जो टॉप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये भी प्रॉब्लम आपकी असाइनमेंट में नहीं है। क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सॉलिड व्हील ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज halted at a step of height h as shown in figure. The minimum force F applied horizontally at the center of the wheel necessary to rise the wheel over this step is. मतलब एक व्हील है जो सामने दिख रहा है आपको, और इस स्टेप पे इसे चढ़ना है, तो वो मिनिमम फोर्स कितना हो जिससे कि ये इस स्टेप पर चढ़ जाए। तो अगर आप देखें, ये स्टेप है, मैंने व्हील बना देता हूँ। मान लीजिए व्हील है कोई, और इस स्टेप पे इसे चढ़ना है। सबसे पहले तो इस पे हम फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन से इसमें फोर्स लग रहे होंगे। तो एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन इस स्टेप पर, और कोई फोर्स होगा, और एक फोर्स इसमें दिया हुआ है एफ फोर्स, कैपिटल एफ फोर्स। ये फोर्सेस है, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स जिससे कि ये इस पर चढ़ जाए, वो इसे चढ़ने कौन नहीं दे रहा है, इसका वेट। नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें आप, वो पॉइंट अगर मान लें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0, इस पॉइंट को अगर वो मान लें, तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और अगर एफ फोर्स टॉर्क देखो कि दोनों का अगर ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इसका टॉर्क अलग होगा, और इसका टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ये एफ फोर्स, और एमजी इसको घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों फोर्स, दोनों टॉर्क बराबर हो जाए तो ये आराम से निकल जाएगा, मतलब जस्ट उससे बड़े फोर्स से निकल जाएगा। तो मिनिमम कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए जिससे कि टॉर्क ड्यू टू एफ मिनिमम बराबर अगर हो जाए टॉर्क ड्यू टू एम जी, क्योंकि टॉर्क ड्यू टू एम 0 हो जाएगा, वो से पास हो रहा है, तब ये व्हील ओवर क्रॉस कर जाएगा इस स्टेप को, टू राइज द व्हील ओवर द स्टेप। ठीक है, तो एफ मिनिमम का टॉर्क कितना होगा, टाउ मिनिमम एफ मिनिमम इनटू ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये रेडियस अगर आर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रेडियस आर है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो और ये भी आर होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर कॉस थीटा, ये आर है, ये आर कॉस थीटा होगी, तो एफ मिनिमम इनटू आर कॉस थीटा, ये तो हो गया क्या टॉर्क ऑफ एफ1 एफ मिनिमम। और एमजी का अगर देखो, एमजी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस आप ट्रायंगल से निकालेंगे, कितनी होगी, आर स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। या फिर सीधे कह सकते हैं कितनी, आर साइन थीटा। तो यहाँ से एफ मिनिमम आ गया कितना, एम जी इंटू टेन थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, एम जी इंटू टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा वो देख लें, टेन थीटा इज इक्वल टू, वैसे ये एच हाइट पता थी, ये एच है गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये आर है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगी, ट्रायंगल अलग से बना लूँ अगर मैं, आर, ये आर है,
ये h है, ये थीटा है, तो ये वाली हो जाएगी r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का स्क्वायर, है ना? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन h। ये हो गया f मिनिमम। देख लेना आंसर कौन सा मैच कर रहा है। कुछ मैंने अलग तरीके से सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम में कुछ और h दिया हुआ है। ये वाला मैच देखिए, ये वाला h दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये वाला हो जाएगा r माइनस h, बाकी सही है। ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये r माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस r माइनस h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2rh माइनस h स्क्वायर अपॉन r माइनस h, यही हो जाएगा। तो 2h बाहर अगर ले लूंगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते थोड़ा सा, समझ नहीं आया। आ जाएगा बेटा, फिर से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्टेप को ओवरकम करके इस पे चढ़ना है, स्टेप पे, है ना? इसमें फोर्सेस दिखा लो, मैं पहले इसी को दिखा देता हूँ, यहीं पर दिखा देता हूँ। एक तो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, एक फोर्स ये, और एक फोर्स लग रहा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास हो रही होगी ये इशू नहीं है, क्योंकि जब भी पास हो रही होगी वो कॉर्नर से ही पास हो रही होगी, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो जीरो आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन पर। mg का टॉर्क f का टॉर्क अगर बराबर हो जाए तो ये स्टेप मिनिमम फोर्स उस पे ये स्टेप को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ जाएगा। ये बात सही है नहीं? यस सर। तो f का टॉर्क निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो f को, और mg का टॉर्क निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है। यस सर। तो मैंने यही करा है, ध्यान से देखो। ओके सर। एफ आर मिनिमम का टॉर्क निकालना है तो आर कॉस थीटा, और mg का टॉर्क निकालना है तो आर साइन थीटा, दोनों को बराबर रख दिया तो mg tan थीटा, अब रह गया tan थीटा निकालना इन टर्म्स ऑफ h एंड r। तो ये अगर h है तो ये वाला r माइनस h रह जाएगा, ये वाला इतना, और ये r है, ये रहा ट्रायंगल सामने आपके, इससे आप tan थीटा निकाल लोगे, वही लिख दिया। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये नॉर्मल का टॉर्क जीरो कैसे हो गया, एक बार बता दो। बेटा O से पास होने वाले फोर्सेस का टॉर्क जीरो होता है, ये तो पिछली क्लास में बता दिया। ओके। O से पास होने वाले जितने भी फोर्स होंगे जिनके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका जीरो हो गया। सर वो पॉइंट हमने यहीं लेना है, उन्होंने मेंशन क्योंकि यहीं से तो ओवरकम करना है ओके सर। भाई, इसी स्टेप पे तो चढ़ाना है, इसी पॉइंट को तो क्रॉस करना है। तो ओके इसी के अबाउट टॉर्क अगर f का टॉर्क उतना ही हो जाए जितना mg टॉर्क ले रहा है तो फ्री हो जाएगा, जरा सा ज्यादा करोगे फोर्स तो ही चढ़ जाएगा इसमें। सर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं है जहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे यहीं से पास हो रही है नॉर्मल रिएक्शन, नहीं सर जहाँ पे mg यहाँ पे ग्राउंड लगाना है, यहाँ पे कांटेक्ट भी तो है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट अगर उस टाइम पे होगा तो बेटा उस समय होगा जिस वक्त ये कांटेक्ट करा होगा, लेकिन जब ये चढ़ रहा होगा तो इसका उसकी नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी। आपकी बात सही है, अगर आप कह रहे हो तो यहाँ बना दो सर जो करते दोनों वक्त साइड स्लैप हो जाएंगे, हाँ? तो जैसे दोनों साइड स्लैप हो जाएंगे ना, तब जैसे दो कांटेक्ट पॉइंट हो जाते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हो ना? हाँ सर, हाँ ये होगी, लेकिन जब ये चढ़ रहा होगा तो ये छूट चुकी होगी, हाँ सर, कांटेक्ट हटने के बाद तो हट जाएगी। कट जाएगी, तो उस वक्त चढ़ते वक्त केवल यही फोर्सेज रह जाएंगी। ठीक, जब ये चढ़ रहा होगा इसके ऊपर तक कांटेक्ट छूट चुका होगा। नॉर्मल का टॉर्क जीरो हम्म, सर, नॉर्मल का टॉर्क जीरो कैसे हो गया? बताया ना, O से पास हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो टॉर्क कितना लिखोगे? n इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है ही नहीं। ओके सर, जिस पॉइंट से टॉर्क, जिस पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है उसी के अबाउट टॉर्क देख रहे हो। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। सर वो आर कोस थीटा आर साइन थीटा वो कैसे थोड़ा बता दीजिए, नहीं जानते सर। बेटा r अगर ये है, ये थीटा, ये r है, तो ये कितना होगा? r sin थीटा, और ये वाला r cos थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। किस ओके सर। ठीक है ना? नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ सर, हाँ सर। और कोई डाउट? नहीं सर। चलें आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन ये आपके असाइनमेंट का ये लिखा हुआ नंबर, ए हैवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ mu goes over a frictionless pulley of radius diameter r, ठीक है, and has two masses capital M and small m attached to its two ends as shown in figure. पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16।
ठीक है बेटा। अब आप इतना देख लेना, क्योंकि दो ही असाइनमेंट है आपके न्यूटोनियन के, लेवल 1 में और लेवल 2 में, उसी का नंबर होगा। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना इधर जाए ना इधर जाए, तो उसके लिए x कितना होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन x के x इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गिवन बाय, x की पोजीशन बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पर रो भारी है, मतलब रो जो है वो हैवी है, हैवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू। तो यानी कि इसके अंदर दो मास, वेट अगर मैं देखूं कितना होगा इधर वेट, पुली के एक साइड में, कैपिटल M। ये पुली है, एक डोरी इधर है, और एक डोरी इधर है, इसका रेडियस r है गिवन, नहीं 2r है, डायमीटर r है, और ये डिस्टेंस x है, और मास इसकी रही बात तो ये कैपिटल M है और ये स्मॉल m। ठीक है, देख लो एक बार सही से लिखे हुए पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसका वेट अगर दिखाऊं तो इस पर वेट कितना लग रहा होगा इधर, और इस पर वेट कितना लग रहा होगा इधर, तो आप देखो x लेंथ की डोरी का वेट कितना हो जाएगा, म्यू x, और साथ में m भी है इंटू g, ये तो होगा पूरा वेट अगर देखा जाए तो इधर, और इधर डोरी कितनी बचेगी, l माइनस एक्स माइनस पाई आर, क्योंकि पाई आर इस पे भी पड़ी हुई होगी, टोटल लेंथ l है, x इधर है, पाई आर इधर है, तो ये बचेगी कितनी, l माइनस एक्स माइनस पाई आर। सर आर रेडियस है ना, टोटल रेडियस नहीं, मतलब रेडियस नहीं है, रेडियस r/2 है ना, तो r/2 हाँ सही r/2 आएगा, क्योंकि रेडियस नहीं डायमीटर है ये। ठीक है, तो l माइनस एक्स माइनस पाई आर अपॉन 2, ये तो हो गया इसकी म्यू से मल्टीप्लाई अगर कर लूं तो ये बन गया इसका वेट, मास प्लस कैपिटल M इनटू g। म्यू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बेटा मास की मल्टीप्लाई, लेंथ की मल्टीप्लाई मास पर यूनिट लेंथ करूंगा तभी तो मास बनेगा। अरे लेंथ है ना ये तो x, लेंथ को आपने म्यू से मल्टीप्लाई किया ना। अरे तो मास पर यूनिट लेंथ क्या दी हुई है, ओके 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 सर। म्यू दी हुई है, यानी यूनिट लेंथ की मास जो है म्यू है, तो x लेंथ का मास कितना होगा, म्यू x। आ गया सर। अब आप चाहते हो इक्विलिब्रियम हो जाए, इक्विलिब्रियम मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोनों टॉर्क अगर बराबर क्रिएट कर दें इस O के रिस्पेक्ट में, तो ये फोर्स भी टॉर्क लगाएगा, म्यू x प्लस mg, ये फोर्स टॉर्क जो लगाएगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू O के अबाउट कितना होगा, r/2, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2, और इधर कितनी होगी, l माइनस एक्स माइनस पाई आर अपॉन 2 इंटू म्यू प्लस कैपिटल mg इंटू r/2, वो जगह कम पड़ गई। सर इसमें सर डायरेक्ट नेट फोर्स भी तो बराबर रख सकते हैं। रख सकते हैं लेकिन आएगा वो ऐसे ही, हाँ सर, वो r/2 तो कैंसिल ही होना है सर, फोर्स बराबर भी एक ही आ जाएगा। तो फोर्स क्यों रखो, फिर मतलब टॉर्क रखे ना। सर क्योंकि नहीं टेंशन तो जैसे मतलब अब मूव तो करने का तो t माइनस 1 के लगा लेंगे अगले के लिए भी। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ओके सर। सर इसमें तो आपस में इक्वल होना चाहिए ना टोर, तो कैसे पता चलेगा कि भी इसमें ये लगेगी टोर? क्या बेटा, सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि भी हमने इसमें टोर्क लगानी है? क्योंकि घूमेगी ना पुली, अगर टॉर्क की वजह से तो घूमती है। नहीं सर, जो आपने क्वेश्चंस बताए थे पुली के उसमें तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स की अलग अलग नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन। अरे ये कहीं और लग रहा है, ये कहीं और लग रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे ना। ओके सर। वरना या तो ये ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ये इस पे टेंशन कितनी लग रही होगी इधर, एक्चुअल में टेंशन से इसलिए नहीं कर सकते ना, आप जो बोल रहे हो, किसी बच्चे ने बोला था कि ना टेंशन से कर ले, हाँ सर। टेंशन इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी, टेंशन इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि बजाय रोप है हैवी, हैवी रोप में टेंशन जो कि लीनियर वेरी करती है। जैसे अगर हैवी रोप है तो इसमें टेंशन जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। अगर आप यहाँ से इस पे इसको सीधे हैवी रोप को लटका देगा तो अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े ले लूँ, इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, म्यू। म्यू, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, डी म्यू। dx म्यू। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इसके नीचे इतना पूरा वेट है और इसके नीचे dx म्यू कम वेट है, तो जो नेट वेट होगा वो इसकी वजह से ही, तो नेट टेंशन जो होगी इसकी वजह से ही तो होगी dt। तो मतलब कहीं पे भी हैवी यूनिफॉर्म का लिखा आ जाए तो उसमें हम टेंशन को ऐसे इक्वल टेंशन नहीं कर बराबर नहीं सकते? होगी, बराबर नहीं होगी। ओके सर।
क्योंकि वजह है ना, आपने भी पर्दे लटके हुए देखे ही होंगे घर में। यस सर। हवा अगर चलती है तो पर्दे का कौन सा हिस्सा बहुत तेजी से हिलता है? नीचे वाला। ऊपर वाला नहीं हिलता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टेंशन में होता है। हम्म। आप समझो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे वाली डोरी का ये हिस्सा अगर देखो तो इस पर कोई फोर्स नहीं है नीचे से, इसके नीचे कोई डोरी नहीं है, तो यहाँ पे टेंशन जीरो होगी। जबकि इस पॉइंट पे देखो तो पूरी की पूरी डोरी नीचे है। अगर ये एल लेंथ की है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, तो पूरा एल म्यू लग रहा है, यानी यहाँ पे टेंशन एल म्यू होगी, ओके नहीं सर। होगी, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक की तरह काम कर रही होगी ना डोरी। आगे सर समझ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैवी अगर डोरी है, हैवी अगर रोप है, तो उसमें टेंशन हर जगह एक जैसी नहीं होगी। इसलिए टेंशन से बेटा मत करना, जिसमें बच्चे ने बोला था ना टेंशन से करने की, मतलब हो सकता है ये सवाल आपसे हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं सही तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जी, जो हमारा जो बुक है सर क्लैपनर की, उसमें सर टेंशन का मतलब प्रॉपर उसने मतलब प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है, उसने एक्सप्लेन किया है कि सर जो इनर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सर, उन पे जो लगने वाला फोर्स होता है, तो सर अगर भारी होगी तो सर ऑब्वियसली बात है ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा हाँ। नीचे वाले कंपैरिजन में। हाँ, नहीं तो बता रहे हो, पूछ रहे हो? नहीं सर, यही होगा ना सर रीजन, मतलब हाँ, वही तो मैं समझा रहा था। हाँ, वही मैं समझा भी रहा हूँ कि अगर आप देखो तो हैवी डोरी अगर है, तो इसके 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 नीचे वाले सिरे पे, सबसे बॉटम वाले पे देखो तो कोई वेट नहीं है, और ऊपर वाले पे देखो तो पूरी डोरी लटकी है इसके नीचे, तो यहाँ ज्यादा तनाव होगा यहाँ की तुलना में, है ना? तो इसीलिए वो इनर मॉलिक्यूल्स वाली जो बात आप बोल रहे हो, वही मैंने बताया था। टेंशन का कारण ही वही है कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है, बढ़ने से क्या होता है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाते हैं, जिससे कि टेंशन डेवलप होती है। तो मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन दबने की वजह से होती है और टेंशन खींचने की वजह से होती है, बताया था ना जब जिस दिन फोर्सेस बताए थे। यस सर, यस सर, यस सर, एक्सप्लेन किया। तो आगे इसको सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू बताएं क्या आएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सपोर्ट है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। यस सर। तो ओवरऑल ठीक है, सही है, समझ में आ रहा होगा चीजें। ये टॉर्क समझ नहीं आया, क्या समझना है बेटा, थोड़ा बताओ। सर इसमें टॉप कैसे इक्वल किया, ये कैसे लिया? बेटा ओ के अबाउट अगर पुली घूम नहीं रही होगी तो ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा? जितना ये क्लॉकवाइज घुमाएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ओवरऑल कोई नहीं घुमा पाएगा, तो ये रुक जाएगी, है ना? नहीं, ये ओ के अबाउट ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ओ के अबाउट ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो घुमा कोई नहीं पाएगा। यस आगे। आपने देखा होगा कभी एक तरफ बाल्टी लटकी हो, या फिर आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, मतलब तराजू में भी तो यही होता है, मतलब जो आपका जिससे आप लोग सामान वामान तौलते होंगे, उसमें भी तो यही होता है कि भाई जो बैलेंस होता है, इधर सामान रखा हुआ है, इधर सामान रखा हुआ है, ऐसी तो होता है कुछ। ये अपना टॉर्क इधर ले जाता है तो ये नीचे झुक जाता है अगर इधर वजन कम हो, और ये अगर ज्यादा होगा तो इधर वजन, अगर ये दोनों मास बराबर होंगे तो ये क्या होगा, वहीं रुक जाएगा। इसी से पता चल जाता है कि हम लोग तौल लेते हैं चीजों को, नहीं? यस सर। चलो आगे, सारे डाउट हो गए होते। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके असाइनमेंट में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं, कोलिजन पे आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कोलिजन में एक पैरामीटर, सुन ले बेटा, कोलिजन में हमें सबसे पहले कुछ चीजें पढ़नी है। तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर हम बात करें, ड्यूरिंग कोलिजन ये मान लीजिए दो पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करें, ठीक है? तो कोलाइड करते वक्त, ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब है कोलाइड करते वक्त ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पर एक फोर्स लगा रहा होगा, है ना? ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, तो ये F21 और ये F12। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और नेट फोर्स अगर 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, linear momentum of system should be conserved. Linear momentum of the system means, दोनों सिस्टम की मींस, सिस्टम मींस देयर आर टू पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो एक तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोलिजन हो रहा होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा ड्यूरिंग कोलिजन, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोलिजन से पहले क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, बात की बात है, लेकिन जस्ट बिफोर द कोलिजन, दैट इज मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन
and just after the collision. कंजर्व रहेगा whatever be the type of collision, means किसी भी तरीके का collision क्यों ना हो, चाहे वो इलास्टिक collision हो, चाहे वो इलास्टिक collision हो, doesn't matter. लेकिन अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हर केस में सेम रहेगा, हर केस में मोमेंटम नेट मोमेंटम सिस्टम का नहीं बदलेगा। यहाँ तक मुझे लगता है सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया जस्ट इसलिए क्योंकि उसके बाद का क्या होना वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तुरंत के तुरंत अगर देखें तो जस्ट बिफोर द कोलिजन मतलब जस्ट टकराने से पहले, जस्ट आफ्टर द कोलिजन मतलब जस्ट टकराने के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोलिजन किसी भी तरीके का क्यों ना हो। अब एक कोफिशिएंट होता है जिससे हम कैरेक्टराइज करते हैं कोलिजन को कि वेदर इट इज इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे प्रत्यानयन गुणांक बोलते थे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन कैरेक्टराइज द टाइप ऑफ कोलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ द फाइनल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर दे कोलाइड। मींस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से डिनोट कर देते हैं, कभी-कभी एप्सिलॉन से भी। तो ई और एप्सिलॉन दोनों ही आप लोग देखेंगे सिंबल। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज इक्वल टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, और कह सकते हो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। Relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. This is called coefficient of restitution, and this coefficient is basically related to the loss in the energy of the system. Means किसी सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे डिनोटेड, इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन अलग अलग होती है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वैसे लिखा हुआ भी है, हाथ से भी लिखा हुआ है, चाहे तो ये हटा ही देते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं कि लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, relative velocity after collision, relative velocity before collision, and coefficient of restitution is basically property of objects. ठीक है, and elastic property है कहीं ना कहीं ये collision की। इसके बारे में आपको बताएंगे भी कैसे ये ढूंढी गई थी, वो आगे बताएंगे। तो टाइप ऑफ collision की अगर बात करें तो E is equal to 0 for perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision means if E is equal to 0, what do you mean by this? E is equal to 0 means relative velocity after collision 0, यानी कि the relative velocity of separation is equal to 0 means either वो एक ही velocity से भागने लगेंगे आगे या फिर वो रुक जाएंगे। इसको हम बोलेंगे कि E is equal to 0 हो गया। And kinetic energy is converted to heat or work done in deforming the objects. या तो kinetic energy जो होगी इस केस में heat में convert हो जाएगी या फिर work done करने में, डिफॉर्म करने में, बॉडी को जो काम करने में खर्च हो जाएगी। E is greater than 0 less than 1, अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम inelastic collision in which some kinetic energy is dissipated, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन काफी सारी काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। इसमें भी डिसिपेट होती है, लेकिन एक बात बता दूं कि लॉस जो होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इस केस में मैक्सिमम होता है और इस केस में मॉडरेट होता है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में और भी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इफ E is equal to 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E is equal to 1 किसके लिए होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, इन विच नो काइनेटिक एनर्जी इज dissipated and the objects rebound from one another with the same relative velocity with which they approached. मतलब relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. मतलब जितनी तेजी से ये आगे बढ़ेंगे उतनी तेजी से ये सेपरेट होंगे when you are talking about perfectly elastic collision. ठीक, तो जहां पर इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखा हुआ बात एक ही है। और फाइनल बात ये है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COR लिख दिया इसके लिए शॉर्टकट में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए कोलिजन, नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। मींस ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको कितना समझ में आया? यहां पर मैं लिख देता हूं कि देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ना कि बिल्कुल लॉस होता है। मतलब मैक्सिमम लॉस मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे, ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक, इसका मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ये नहीं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, वो और भी चीजों पे डिपेंडेंट होती है, नॉट ऑलवेज। क्योंकि अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रही हैं तो उनका मोमेंटम 0 होगा, और
मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो उनका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा। तो उस केस में ऑलवेज लिख सकता था, इसीलिए मैंने लिख दिया नॉट ऑलवेज। ठीक है, इसको लिख लें आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर आगे चले आगे बढ़े। बहुत सिंपल चीज है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे ये प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, a tennis ball is dropped on a horizontal smooth surface. It bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to length of compression of the ball. Which one of the following sketches describe the variation of its kinetic energy with time t? Most appropriately, the figures are only illustratives and not to be scale. मतलब केवल एक फिगर की तरह फिगर को समझें, स्केल्स में बात ना करें। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए? पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं और दोबारा बताते हैं क्या कह रहा है। एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इट बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस लौटी उसी पोजीशन में जिस पोजीशन से आई। मतलब कोलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक कोलिजन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। ठीक है, द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द कोलिजन। द फोर्स ऑन द बॉल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन। मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कंप्रेशन जो बॉल में हुआ है, लेंथ उसका, मान लीजिए एक्स कंप्रेस हुई तो उसके प्रोपोर्शन में बॉल पर फोर्स लग रहा है, और होता भी है। इंट्रामोलिकुलर थ्योरी यही कहती है कि फोर्स जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस डिस्क्राइब द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी विद टाइम t? क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बॉल जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो रेस्ट से गिरी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कुछ लोगों ने आंसर दिया बी। चलिए कोई नहीं, अब लिखिए मत। रेस्ट से गिरी होगी, तो रेस्ट से गिरी होगी तो सारे ही ऑब्जेक्टिव में रेस्ट से शुरुआत हो रही है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और बाउंस बैक मतलब फाइनली आफ्टर यहाँ पे कोलिजन हुआ मान लीजिए, और कोलिजन होने के बाद जब वापस यहाँ पहुंची तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ही होनी चाहिए। तो ऐसा सब में दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बॉल जब नीचे की तरफ को जा रही थी उसके बाद धीरे धीरे इसका डिफॉर्मेशन हुआ। मतलब पहले बॉल टकराते वक्त एकदम गोल रही होगी, फिर और टकराई होगी तो थोड़ी सी पिचक गई होगी या दब गई होगी, फिर और टकराई होगी तो और दब गई होगी, फिर वापस लौटी होगी, फिर गोल गोल लौट के ही वापस चली गई होगी। इसी तरीके का कुछ ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्मेशन रहा होगा। इस केस में मोमेंटम नीचे की तरफ को रहा होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन हुई होगी, और इस केस में जीरो हुई होगी, रेस्ट में आई होगी इंस्टेंटली, फिर वापस लौटी होगी और फिर उसी वेलोसिटी से वापस लौट गई होगी जिस वेलोसिटी से टकराई है। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो पहली बात तो इंस्टेंटली बॉल क्या हुई होगी? रेस्ट में आई होगी। रेस्ट में आई होगी तो इन दोनों के बीच में उस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मिड में काइनेटिक एनर्जी जीरो रही होगी, तो जीरो इसमें आया, इसमें इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, यानी सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रह गई बात की काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में अगर प्लॉट देखूं तो कितना टाइम के साथ कैसा बिहेवियर रहता है इसका। वेलोसिटी अगर देखूं तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है gt, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ m g स्क्वायर t स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। तो इफ यू ड्रॉ प्लॉट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी विद द टाइम, तो यू हैव ए रिलेशन लाइक क्वाड्रेटिक रिलेशन मींस पैराबोलिक शेप। तो d कांट बी करेक्ट, e इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इस तरीके का होगा या इस तरीके, दो तो गलत ही हो गए। अब किधर की तरफ को ओपन होगा पैराबोला, ये भी सोचना है। पैराबोला किधर की तरफ को ओपन होगा? y बराबर x स्क्वायर का प्लॉट कैसा होता है? ऊपर की तरफ को ओपन होता है कॉनकेव अप, तो फिर ये नहीं सही होगा, तो b ही बचा। वैसे और बीच की बात देखें तो ये इंस्टेंटली, अगर ड्यूरिंग कोलिजन बात करूं तो f इज प्रोपोर्शनल टू x, f इज प्रोपोर्शनल टू x। इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व करें, मतलब वैसे तो पता ही चल गया तीन ऑप्शन गलत है, लेकिन चौथे का बीच का बिहेवियर भी दिखा देता हूं आप लोगों को। f इज प्रोपोर्शनल टू, ड्यूरिंग कोलिजन अगर बोलूं, f is proportional to minus x, f is equal to mx डबल डॉट माइनस x। ये अगर मैं लिखूं mx डबल डॉट को, तो d2 dv ओवर dt लिख सकता हूं, यहीं पे लिख लेता था dv ओवर dt। dv ओवर dt से भी काम बनेगा नहीं, क्या लिखूं? b d v ओवर dx, ये लिख सकता हूं। ये भी फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ से v इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, m तो कांस्टेंट है ही।
और ये ना सोचे कि आप ये माइनस का ये भी होगा, डिफॉर्मेशन है ना, तो माइनस साइन के साथ ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। इसके बाद आगे बढ़े अगर, इसको लिख सकता हूं मैं dx अपॉन dt, तो ये x के प्रोपोर्शन में होगा, log x e की पावर x इक्वल टू, एक बार दोबारा से लिखता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके लिए आपको अगर एम एक्स डबल डॉट इज प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस एक्स। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या अंडर रूट के बाई एम इंटू टी, और वेलोसिटी आएगी एक्स नॉट अंडर रूट के अपॉन एम इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा टी। स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर के बाई एम कॉस स्क्वायर अंडर रूट के बाई एम टी, यानी कि के इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम। इस तरीके का प्लॉट आएगा, ये रहने दो, इसमें बहुत इक्वेशन हमने डायरेक्टली लगा ली इसकी, क्योंकि एसएचएम में भी यही रिलेशन होता है ना। यानी कि इसका प्लॉट कुछ कैसा आएगा, कॉस स्क्वायर टी वाला। तो पाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके का आता है ना, पाई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ इसी तरीके का आता है। तो इस तरीके का प्लॉट आएगा अंदर, तो अंदर प्लॉट इस तरीके का इसीलिए आया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? नहीं, यस सर। ये वाली लाइन समझ में आई? इसके बाद डायरेक्ट लिख ली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट लिख ली मैंने, क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट के बाई एम बराबर 0, इससे रूट आएंगे प्लस माइनस, है ना। इसी तरीके का सॉल्यूशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। cos स्क्वायर x का ग्राफ भी ऐसा ही होता है ना, sin x को पूरा या cos x को पूरा शिफ्ट कर दो, k वर्सेस ओमेगा t का प्लॉट कैसा होगा, ऐसा ही होगा बेटा, k वर्सेस ओमेगा t का प्लॉट ऐसा ही होगा, देखने में तो ऐसा ही होगा, स्केल हो जाएगा इधर उधर भाई। y इज इक्वल टू sin स्क्वायर ओमेगा 2t है, sin स्क्वायर x हो या y इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2x हो, सबके प्लॉट ऐसे ही आते हैं, बस पीरियड बदल जाता है, इसका पीरियड आधा हो जाएगा। मेरी बात से सहमत है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बीच में। सर ये जो मतलब cos स्क्वायर ओमेगा टी के साथ ये मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, जो फिगर बी है ये वाला फिगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जो फिगर बी के साथ उसको मतलब रिलेट करके थोड़ा मतलब ये बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके की वैल्यू आएगी, जो sin स्क्वायर एक्स में आ रही है, ये इस तरीके की वैल्यू, ये ना, ये इस तरीके का बिहेवियर जो अंदर दिख रहा है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, ये देखो, ओके, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वैसे तो ये पता चल ही जाता कि ये तीसरा बी ऑप्शन सही है, लेकिन ये कैसा बिहेवियर है, इस तरीके का बिहेवियर आएगा कि नहीं आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगली स्लाइड पे। ओके ओके सर। सर सी क्यों नहीं है? हाँ, सी क्यों नहीं है? सी सी ये सर। सी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग पोजीशन, ओके, जबकि काइनेटिक एनर्जी एक बार 0 भी होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ मिनिमम होगी 0, और यहाँ फिर मैक्सिमम हो चुकी होगी लेकिन दूसरी डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, जबकि उसमें दिखा रहा है 0 0। तो ये दिखा रहा है, देखो ये मैक्सिमम वाली पोजीशन है, ये मैक्सिमम वाली पोजीशन है, ये मिनिमम वाली है, और ये बिहेवियर यहाँ दिख रहा है कैसे ऐसा, ठीक है नहीं? ए में भी तो आ रहा है पैराबोला सर। ए में बेटा पैराबोला कौन सा वाला कह रहे हो, ये वाला? ये तो आ रहा है लेकिन पहला ही वाला हिस्सा गलत है ना, ऐसा होना चाहिए, ये अब यहाँ प्रूव किया। ओके, y बराबर एक्स स्क्वायर का प्लॉट आना चाहिए, वो कैसा होता है, ऐसे ही होता है। ये सर, y बराबर एक्स स्क्वायर का प्लॉट आपको याद नहीं हो तो मैं ऐसे याद दिला देता हूँ, ऐसा होता है। ये सर, ये हो गया। तो इसको देखकर ये बताया कि ये वाला होगा ये हिस्सा, और इसको देखकर ये बताया कि बीच वाला हिस्सा इस तरीके का होगा, ठीक है? अब चलो आगे। यस सर। ऑप्शन ए कैसे रिजेक्ट किया वो बता दिया मुझे। चलिए, तो वन डायमेंशनल कोलिजन की बात करते हैं अब कोलिजन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो कोलिजन किस मैनर में होगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
और लाइन ऑफ एक्शन और इनके सेंटर्स सब एक ही लाइन में हो तो हेड ऑन कोलिजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। तो वन डायमेंशनल कोलिजन में अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ऊपर वाला हिस्सा लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मान लीजिए एक सिनेरियो मानते हैं कि मान लीजिए दो बॉल है, एक ये है एक बी है। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इनिशियली u1 एंड u2 एंड ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 अगर बड़ा नहीं होगा u2 से तो बॉलें आपस में टकराएंगी नहीं। ये बिफोर कोलिजन पिक्चर है। एंड आफ्टर कोलिजन फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ a इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ b इज v2। और मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर e कितना है 1 है, ठीक है। अब मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है तो इसलिए सभी पॉजिटिव दिखा लिए, और जो नेगेटिव आना होगा उसको नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। अब आप देखें कि ड्यूरिंग कोलिजन देयर इज नो फोर्स, अभी बता चुका हूं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, सिंस F external is equal to 0 during collision, so we can write by a momentum conservation law the momentum before collision and momentum after collision बराबर रख दे। तो बिफोर कोलिजन कितना होगा, मान लीजिए इनके मासेस m1 m2 है, तो m1 into u1 plus m2 into u2 is equal to m1 into v1 m2 into v2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सही है यहाँ तक। एंड सिंस देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगी, बराबर। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So now you have two equations and two variables. You can solve for v1 and v2. अगर आप चाहें तो v1 और v2 के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बोल रहा हूँ नहीं। अब v1 v2 के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक में क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर प्रेजेंस है उनकी। तो एक इक्वेशन लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन फाइंड m1 upon m2 एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड m1 upon m2 फ्रॉम इक्वेशन 2। From equation 1 and 2, equate m1 by m2। m1 by m2 को इक्वेट कर दो, बताएंगे इक्वेशन 1 से m1 by m2 कितना आएगा, m2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा कोई बताएगा? m2 वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, v2 माइनस u2 अपॉन v1 माइनस u1 अपॉन v1 माइनस u1 या u1 माइनस v1, u1 minus u1 v1 माइनस v1 u1 minus v1 और इधर वाली से निकालोगे तो नीचे वाली इक्वेशन से सेम आएंगे, बस स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। दिख रहा है आप लोगों को, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पलटू में तो इधर उधर जाना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। अब आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी अगर फार्मूला लगाऊंगा तो ये आप काट सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख लो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा b2 प्लस u2 अपॉन u1 प्लस b1 बराबर 1। सही है नहीं सही है? यस सर। और दोनों को इधर उधर रीअरेंज करूंगा तो b1 माइनस b2 बराबर कितना आ जाएगा, या b2 माइनस b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, b2 माइनस b1 इक्वल टू u1 माइनस u2। yes यस सर। b2 माइनस b1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। और आप ध्यान से देख सकते हैं b2 माइनस b1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन।
v2 u1 minus u2 क्या है? अप्रोच Relative velocity of approach मींस जितनी तेजी से ये अप्रोच कर रहे हैं उतनी तेजी से रिलेटिवली सेपरेट भी हो रहे हैं। क्यों? होना भी चाहिए था, क्योंकि कोलिजन क्या था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। तो कहीं ना कहीं यहीं से डेफिनेशन बनाइए E इज इक्वल टू 1। यहीं से अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो ना v2 minus v1 upon u1 minus u2 इज इक्वल टू 1। अब आप सोचो कि अगर मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता और मान लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन होता तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता, मींस इक्वेशन 1 वही रहती जो है, क्योंकि ये मैंने बताया ये हमेशा सकते हैं। लेकिन इक्वेशन 2 आप क्या लिखते बताओगे? इक्वल लिख पाते क्या? नो सर। तो आपको क्या लगाना पड़ता? लेस देन का साइन। नहीं, आफ्टर कोलिजन थोड़ी कम होती ना, फिर यहाँ क्या आता है? लेस देन नहीं आता। क्यों? तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, मान लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो लेस ही तो आता साइन, और यहाँ पे भी लेस देन आता, ओवरऑल यहाँ भी लेस देन आता, तो यहाँ पे भी क्या आता है? लेस देन आ जाता है। ये इसका मतलब क्या हो जाता? एक से छोटा आ जाता। इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। इसको बोल दिया गया क्या? E which is less than 1 और greater than 0, उसको बोल दिया इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन। और अब आप सोचो कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा? v1 बराबर v2 हो जाएगा, एम आई करेक्ट? v1 बराबर v2 हो जाएगा, यस सर। और v1 बराबर अगर v2 हो जाएगा तो यहाँ पे ये वाली चीज 0 हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 0, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा? 0। उस केस में क्या होगा? उसको नाम दे दिया गया क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ यहीं से करेक्टराइज करा गया इस वेक्टर को। समझ गए बात को? नहीं तो ओवरऑल इसी इक्वेशन को इन जनरल आप कैसे लिखते हो? v2 minus v1 is equal to E times u1 minus u2। दिस इज बेसिकली कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। ये न्यूटन नहीं बताया था इसीलिए उन्हीं के नाम पे है न्यूटन्स फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, न्यूटन ने जो फार्मूला बनाया ये एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा और देखा कि कुछ कोलिजन क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर आ रहे हैं, किसी किसी केस में कम आ रही है सेपरेशन, तो उन्होंने इसी हिसाब से ये E टाइम्स कर दिया। अब ये वैल्यू, अब ये फार्मूला हर जगह वैलिड है, आप जहां लगाना चाहो, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे कोई भी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, instead of 2 you can use equation number 3 because equation 1 and 3 are linear in B। velocity में linear equation है 1 और 3, तो आप आराम से इस्तेमाल कर लोगे। है कहीं ना कहीं इक्वेशन 2 किसका कंसीक्वेंस? इक्वेशन 1 और 2 का ही कंसीक्वेंस है। इसीलिए आप लोग याद हो तो 12th क्लास में या 11th क्लास में आपने कोलिजन के क्वेश्चंस किए होंगे, तो एक इक्वेशन तो आप ये लगाते हो और एक इक्वेशन आप ये लगाते हो। सही कह रहा हूँ? नहीं, यस सर। इन्हीं से काम चल जाता है। अब E की वैल्यू आप डिसाइड कर लो कितनी है, बस उसी हिसाब से हमें चलना। ठीक है, अब जैसे इस केस में E की वैल्यू 1 है तो ठीक है, अगर E की वैल्यू 1 नहीं होती तो कुछ और करते। ठीक है, तो आप इनसे वैल्यू क्या निकाल सकते हो? फिलहाल आपके लिए इक्वेशन नंबर 3 इन जनरल तो मैंने ये अलग से लिख ही दिया, आप इक्वेशन 1 और 3 ये वाली है आपकी। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 इस केस में इससे वैल्यू निकालने v1 और v2 की। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, मुझे बताया जरा सॉल्व करके। 1 आपके पास ये रही, 2 ये रही, 3 इसकी m1 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 3 की और जोड़ दे। क्या आएगा बताएं? इस फॉर्मेट में बताना है आपको। सर v1 बराबर m1 minus m2 और m1 plus m2 into u1। m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 u1 और प्लस हाँ 2m2 2m2
on m1 plus m. इस वाले की बताओ m2 minus m1 फर्स्ट में. ना ना इसमें चेंज आएगा कुछ तो 2m1 आ जाएगा सॉरी टू u1 m1 u1 2m1 अपॉन m1 u2 प्लस समझ m2 रहा था इधर. और इसमें प्लस m2 minus m1. ये फार्मूलाज आ रहे होंगे सभी के, जिनके नहीं आ रहे होंगे उन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा, बाकी ये सभी के आ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं याद करने की, डू नॉट रिमेंबर, ये याद मत करो. ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन और स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. If m1 is equal to m2, then b1 is equal to how much? u2 and b2 is equal to u1. नहीं आएगा सर, इसका मतलब ये होगा कि दूसरे वाले की वेलोसिटी पहले वाले की हो जाएगी और पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले की हो जाएगी. मतलब दैट इज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड, लेकिन कब? जब मासेस इक्वल हो, है ना. एंड एक और कंडीशन देखिए, लिख लेंगे जल्दी से. If u2 is equal to 0, if u2 is equal to 0 and u1 is equal to u, then b1 is equal to how much and b2 is equal to how much? m1 minus m2 upon m1 plus u, 2m1 upon m1 plus m2u. फर्दर इनको आप क्लासिफाई कर सकते हो और समझा सकते हो कि ये फार्मूला सही है कि नहीं है. ओवरऑल हमारा उतना कंसर्न नहीं है इन सब चीजों से. आप लोग के रिजल्ट मैच कर रहे हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा. एक मिनट आया मैं, 2 मिनट, ठीक है. ये वर्षा म्यूट कर लो अपने आप को जी. हेलो, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. नो सर. चलिए ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं. परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का वन डायमेंशन. परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन क्या है कि भाई बिफोर कोलिजन मान लीजिए इनकी वेलोसिटी u1 u2 है और ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2 है, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगे, मतलब कॉमन वेलोसिटी b होगी, है ना. तो हम इसमें देखेंगे तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे? कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, m1 u1, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये वाला हो जाएगा फाइनल क्रम्प m1 प्लस m2 का. तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 b. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ. एंड सेकंड वन इज v2 minus v1, न्यूटन फार्मूला लगाएं, v2 minus v1, और यू कैन से b minus b 0 ही आएगा, तो ये e is equal to 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 मींस you have only one equation, you have only one equation by momentum conservation law. ठीक है, और इसी इक्वेशन से अगर आप देखें तो कॉमन वेलोसिटी निकल आएगी. जरूरत ही क्या है आपको निकालने की कुछ और? इस कॉमन वेलोसिटी से क्या होंगे, चलने लगेंगे ये पार्टिकल्स. अब इसमें अक्सर क्या पूछा जाता है कि भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. सो यू कैन फाइंड आल्सो लॉस. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप देखें
तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही तो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बना लें, जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। अब तो दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को लिखते वक्त, और चीजें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है नो सर हाँ सर। बच्चे, लेकिन कम ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों को लाने के लिए लैग्रांजियन जल्दी लाना पड़ेगा, वरना मोमेंटम कंजर्वेशन और ये सब में तो बच्चे सोच रहे हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया नींद ही ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास में 190 थे सर। हाँ वही तो, 250 के पास। आएंगे आएंगे आएंगे, तो देखते सब देखते आएंगे। सर ये समझ में आ रहा है हम लोगों को। अब आ रहा है ना? सही है सर, तब यस सर, सर काफी क्लियर हो रहा है। आएंगे 190 में 290 आएंगे, चिंता ना करो, धीरे धीरे आएंगे। वो जब जिस दिन क्लासिकल मैकेनिक्स चालू होगी ना, उस दिन से आएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे ये सोच चुके हैं कि भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात बता दूं, भागने से किसी को कुछ मिलेगा नहीं। जो कुछ आपको मिल रहा है, लिखा किसी ने, एवरेज इतने ही बच्चे रहते हैं सभी क्लास में। वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, इसलिए सब लोगों के दिमाग चढ़े हुए हैं। अब ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाए ना, ये लाइव लोकेशन, ये लाइव लिख के आ रहा है, बंद हो जाए, फिर आ जाएंगे सब लाइन पे। दौड़ के आएंगे सर। सर जो पढ़ा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। मैंने कोशिश तो यही की है, बाकी तो आप लोग जानते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। नो सर, जब बच्चे नहीं सर, ये बहुत और काफी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। अच्छे से करा रहे हैं आप इन्हें। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो सभी लोगों को ये लगता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए मैंने बोला फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी लोगों को लगता है इलास्टिक कोलिजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी रह जाती होगी और परफेक्टली इलास्टिक में बिल्कुल जीरो हो जाती होगी। मैं इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये वाली बातें बता भी रहा हूँ। आप समझ रहे हो मेरा मोटिव क्या है? ये दिखा रहा हूँ कि मैं ये काइनेटिक एनर्जी देखो अंत में भी जीरो नहीं हुई, अंत में भी v/st है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कितनी आएगी। अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, पेज पलटना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यही तो होगी, देख लो पीछे एक बार। और v की वैल्यू पुट कर दें अगर, v की वैल्यू पुट कर दें m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो आप मुझे जरा सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। ये जगह छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए। जो लोग करेंगे उनके लिए तो अभी क्लास वर्क है, और जो नहीं करेंगे उनके लिए होमवर्क है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं आप जैसे बच्चों को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। मेरी बात कहना मानोगे तो बेनिफिट में ही रहोगे। आपसे मैं कह रहा हूँ करो तो करो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लिखो तो लिखो। मेरी बात मान लो, 2 महीने की तो बात है, उसके बाद अपनी चला लेना, नुकसान नहीं करवाऊंगा आपका। सॉल्व करने के बाद मुझे जरा बताओ डेल्टा क्या आगे चला रहा है। क्या इस तरीके का सोल्यूशन कभी किया है? इस तरीके की कैलकुलेशन कभी की है? सर तब बीएससी में कोलिजन से रिलेटेड नहीं, बाकी कहीं की है किसी और राज्य में? यस सर की है। कहाँ? सर ये तो एक थर्मोडायनामिक्स में ऐसा कुछ। थर्मोडायनामिक्स। और कहीं? शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर में सर, शेयरिंग ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर में किया, यस यस यस, वेरी नाइस। कैपेसिटर में किया था, याद हो तो। दो कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ देने पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, याद आ रहा है किसी को? C1 C2 दो कंडक्टेंस वाले, दो अगर कैपेसिटर्स को अगर जोड़ दें तो उसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, और वहां भी फार्मूला कुछ इसी तरीके का होता है, हाफ CV स्क्वायर। याद आ रहा है किसी को? होता है ना? और वहां पर कॉमन पोटेंशियल याद होता था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। याद आ रहा है? यस सर। तो ये ऐसे ही निकाला जाता था। तो वहां का फार्मूला भी याद है किसी को? वही आंसर आएगा यहाँ भी। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब नहीं। हाफ m1 m2 आप लोगों को सॉल्व कर लें। m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। और इधर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। u1 माइनस। पता है मुझे ये डायरेक्ट कैसे याद है, आपको भी याद रह जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर ना, यस सर। हाफ mv स्क्वायर है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर होगा। m की जगह कौन ले लेगा? रिड्यूस मास। और v की कौन ले लेगा? vu नेट। आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद यही आएगा। यस सर। बस सेम आ रहा है। ये लग नहीं रहा? हाफ mv स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये आपको लग रहा होगा हाफ mv स्क्वायर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर का कनेक्शन चला गया है। क्या हुआ अचानक?
हेलो यस सर। बेटा मुझे होस्ट बनाओ, जो भी बच्चा होस्ट बन गया। ओके सर। दीपेन को हॉस्टल को होस्ट बना दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली क्लास से बाहर हूँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना था सभी लोग। तो ये हाफ सी बी स्क्वायर वाला फार्मूला ही एक तरीके का है, या कह लो हाफ एम बी स्क्वायर वाला ही फार्मूला है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर मास की जगह कौन है, रिड्यूस मास, और वेलोसिटी की जगह कौन है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, बस अच्छा था इसलिए बता दिया आप लोगों को। लेकिन दिस इज ओनली वैलिड फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, दिस इज ओनली वैलिड फॉर परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड। तो ओनली वैलिड फॉर ठीक है, आगे बताओ। बहुत बार न्यूमरस टाइम्स नेट में, गेट में, जेस्ट में बाउंसिंग ऑफ बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सर प्लीज एक बार बैक कर दीजिए स्लाइड। ओके सर। बाउंसिंग ऑफ बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या आता है अक्सर, एक बॉल मान लीजिए टकराई ऊपर से, और टकराने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। एच हाइट से किसी बॉल को छोड़ा, तो मान लीजिए स्मॉल एच हाइट तक ये वापस गई, तो स्मॉल एच और कैपिटल एच में क्या रिलेशन है, समझ रहे हो बात को। इनिशियली नीली वाली जगह से आई और फाइनली यहाँ तक पहुंची, इस जगह से टकरा के। और मान लीजिए इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो हमें ये निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो कितनी ऊंचाई पर डाल जाएगी वापस। ठीक है, शॉर्टकट में COR लिख दे रहा हूँ। तो हमारा मोटिव है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। ठीक है, चालू करें। आप मुझे ये बताएं, जब कैपिटल एच हाइट से नीचे गिरेगी बॉल, तो गिरते वक्त जस्ट गिरते वक्त इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। ये तो बता दो। 2 प्लस जी माइनस √2GH आप जी √2GH इतनी सिंपल बात नहीं बता पाओगे। √2GH एच हाइट से गिरेगी कोई चीज तो √2GH से ही टकराएगी। निकाल के देखो क्या इसको। अरे इसको निकाल के यस दिखाओ। सर। नो सर नहीं सर नहीं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, तो बी बराबर √2GH। अब समझ में आई? इसी फाइनल और एक बार पहुंचे तो बेटा इतना मैसेज मत लिखो आप लोग, कोई फायदा नहीं है। मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कि कुछ काम की चीज होगी और आप लोग देख देते हो। चलो आपको समझने के लिए तो करके दिखा देता हूँ। फ्रॉम A to B, B square is equal to U square plus 2GH, BA is equal to √2GH। ठीक है, and you have two things in this system। यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर सिस्टम है एक तो ग्राउंड बीपी होगा प्लस बॉल, ओ सॉरी बीबी, ग्राउंड प्लस बॉल। अगर इसके लिए आप लोग V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 फार्मूला लगाएं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो क्या आएगा। जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल का मोमेंटम कितना होगा, एन, या ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस V1 लगाओ। B2 मतलब ग्राउंड की, B ग्राउंड माइनस B बॉल बराबर E टाइम्स U बॉल U ग्राउंड। यही तो लिखूंगा। अरे सही है, V2 माइनस V1 बराबर U टाइम्स U1 माइनस U2। ग्राउंड की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, 0। बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी है, E टाइम्स नहीं पता। और ग्राउंड बॉल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, √2GH। ग्राउंड की वेलोसिटी 0, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में ही था शुरू में।
सर यहाँ पे यूजी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी एट ए पॉइंट है ना? हाँ, तो बीबी कितना आ जाएगा? माइनस टाइम्स टू जी। इसका मतलब ये कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा? ई टाइम्स अंडर रूट टू जी एच से। मान लीजिए ये जगह कौन है, बी डैश है, और ये जगह नाम है ए डैश, जहां तक आप वापस लौटा है। तो आप फिर से फार्मूला लगाएं, फ्रॉम बी डैश टू ए डैश, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर कोई और फार्मूला लगाते हैं। यहाँ जाके फिर रेस्ट में हो जाएगी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना, ई अंडर रूट टू जी एच माइनस टू जी स्मॉल एच। सही लिखा है देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो यहाँ से आपका ई स्क्वायर टू जी एच इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू हाउ मच, ई स्क्वायर एच। यानी मोटे तौर पे अगर कहें, इन ब्रीफ, अगर आप एच हाइट से किसी बॉल को गुजराओगे तो कितनी हाइट तक वापस लौटेगी, ई स्क्वायर एच। ये मतलब एक बात थी, समझ गए बात? तो नहीं है ना, एक लाख इसका अगर ब्रीफ कर दें तो यही बात निकली। दूसरा, अगर बॉल आपकी किस वेलोसिटी से टकराए, यू से टकराए, तो वापस कितने से लौटेगी? देखा आपने कितने से टकराई थी यहाँ पे, अंडर रूट टू जी एस से, तो वापस कितने से, ई टाइम्स, तो ई टाइम्स अंडर रूट टू जी एस से लौटेगी, मतलब ई टाइम्स यू से वापस। समझ में आ गया? रिजिड एंड से टकरा जाए तो नहीं सर, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली। मेरी आवाज सुन रही? नहीं, नहीं, कट कट के आ रही है। वॉइस ब्रेक भी हो रही है। सर बहुत ब्रेक हो रहा है सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो रहा है सर। एक मिनट, तो वीडियो लैग भी हो रही है। कोशिश करने दो, सेट अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ। हो सकता है बीच में कनेक्शन कटे ना, तो आप लोग वो मत होना, दिक्कत मत महसूस करना, ठीक है? बने रहना। सर का कनेक्शन चला गया, होस्ट बना देना उनको, दीप एंड बॉस। महेश कुमार होस्ट बने हुए हैं, मुझे होस्ट बनाएंगे यस सर। महेश। कैसे बनाना है सर? बनाना यार, बेटा क्लिक करो वहां पर, आप नाम बताओ, मेरे पर क्लिक करो, क्लासिकल मैकेनिक्स लिखा हुआ है। एक सेकंड कर रहा हूँ सर बस। बेटा बच्चे सब छोड़ रहे हैं क्लास, जल्दी सर करो। बना दिया सर आपको। दिख रही है स्क्रीन सभी? हाँ सर बना दिया सर आपको होस्ट। यस हाँ सर दिख रहा है। ओके,
अभी आवाज क्लियर है पहले से? यस सर हाँ सर क्लियर सर। इन ब्रीफ हमारी यहाँ तक थी आवाज ना, या इसकी स्पेलिंग चली गई? पहले चलिए सर। अच्छा, तो ये बस देख लो फाइनली कितनी हाइट तक ये जाएगा, ई स्क्वायर एच तक। तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई बॉल अगर एच हाइट से गिराई जाए किसी फ्लोर पर, तो वापस कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ई स्क्वायर एच तक। और अगर यू वेलोसिटी से कोई बॉल फ्लोर से टकराएगी तो कितनी वापस लौटेगी, ई यू से। ये आप याद कर लें हमेशा के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, समझो। याद हो जाएगी नहीं? हाइट ई स्क्वायर एच टाइम्स और वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी, ठीक है? चले आगे बढ़े यस सर सर अब बेटा बोलो। चलो सिस्टम का थोड़ा बता दीजिए सर, जो ग्राउंड प्लस बॉल लिए ना। दो नंबर लेते हैं ना, हम दोनों में चाहिए ना पुलिस। आपकी तो एक पैसा ग्राउंड हो गया, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मतलब ये जो क्यों लिया, मतलब ग्राउंड प्लस बॉल का जो क्यों लिया वो समझ नहीं आया। क्योंकि टक्कर किस किसकी हो रही है, बॉल की। दो ही तो होते हैं रीजन में, दो ही तो होते हैं। एक भाई दो चीजें होती हैं, एक तो ये हो गया, एक ये यहाँ ना हो गया, कौन है? ग्राउंड है। तो एक ग्राउंड हो गया और एक बॉल हो गई, इन्हीं के बीच में तो कोलिजन हो रहा है। तो b2 माइनस b1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2 होता है। ये मान लो ग्राउंड 2 वाली है, ये पहली बॉल है ना, पहली चीज है। तो b2 तो हमेशा ही 0 रहेगा। e टाइम्स मान लीजिए ये u से टकरा रही है आके, तो b2 भी 0 u2 भी 0, तो ये b1 बराबर कितना हो जाएगा, e टाइम्स u1। माइनस साइन क्या बता रहा है, उल्टी डायरेक्शन में भागना। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ गया। यानी कि बॉल वापस कितने से लौटेगी, EU से लौटेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है सामने आपके, कितनी हाइट पे लौटेगी, ई स्क्वायर एच हाइट पे लौटेगी। आरस समझ में नहीं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखें आपकी स्क्रीन पर एग्जाम में है, पेपर 2060, ये आप ही का सीरियल नंबर है 18 नंबर पे। A ball is dropped vertically from a height h on the plane surface and permitted to bounce repeatedly along a vertical line. After every bounce, its kinetic energy becomes a quarter of its kinetic energy before the bounce. Means कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में E की वैल्यू छुपी हुई है। क्या आप बता सकते हो E की वैल्यू होगी कितनी? Kinetic energy becomes quarter of its kinetic energy before bounce. तो E की वैल्यू कितनी? 1.5 1/2। तो क्या आप सोचो ये कितनी एनर्जी से लौटेगी वापस? अगर हाफ एम बी स्क्वायर से आई है तो लौटेगी कितने से? हाफ एम ई बी स्क्वायर से। ये 1/4 दी हुई है हाफ एम बी स्क्वायर से, तो ई बराबर कितना आ गया, 1/2 नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आगे ओके सर आ गया। और एक क्वेश्चन बस रिपीटेडली बाउंस हो रही है, ठीक है, ड्रॉप करी गई। तो पहले आप ये देखें कितनी बॉल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम, टाइम निकालना है। तो पहली बार जब बॉल एच हाइट से नीचे गिरेगी तो कितने टाइम में पहुंचेगी नीचे, कितने टाइम में पहुंचेगी? हाँ, √2h/g। बेटा इतना ध्यान रखो आप लोग, टाइम लगता है √2h/g, कितनी वेलोसिटी गेन करता है √2g। तो कितना टाइम लगेगा इस पाथ को फॉलो करने में? √2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो √2h/g। उसके बाद आगे बताओ, अब अगली हाइट कितनी होगी टकराने के बाद? अगली हाइट कितनी होगी? तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? √2e²h/g। यस सर। अगली बार लौटने में कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर से थोड़ी लौट के टकरा आता है। तो 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ प्लस, वहां से फिर वापस लैंड करने के बाद कितनी हाइट तक जाएगा? e⁴h। कितना टाइम लगेगा? 2e⁴h/g। नहीं सही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही तो हुआ टोटल टाइम। तो √2h/g बाहर ले लूं अगर मैं, तो ये बचेगा 1 + 2e + 2e² प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इनफाइनाइट। √2h/g, ये देखो ध्यान से, 1 + 2e/1 - e हो जाएगा, इसका सम। 1 को छोड़ के आगे की पूरी क्या है? जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो ई है। तो a/1 - r होता है, तो a/a कौन है? 2e, और /1 - r, r क्या है? e है। सही लिखा है नहीं? यस सर e की वैल्यू डाल दोगे आंसर मिल जाएगा। इसको और सॉल्व कर लोगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2h/g 1 + e/1 - e। देखो इतना टाइम लगेगा। e की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। डी यस सर, 1 + e
सर ए नहीं डी इंफिनिटी तब आएगा जब ई की वैल्यू 1 हो। डी आर 1 + 1/2 मतलब 3/2, 1 - 1/2 मतलब 1/2, तो 3 आ जाएगा बस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं सर एक बार और समझा दीजिए। नहीं समझ पा रहे। चलो मैं तुमको एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? रिपीटेड बाउंसिंग देखता हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। तो इसका मान लीजिए डी था ना? डी डी फिर से सुन लो। एक बॉल को अगर आप h हाइट से गिराओगे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर e है और इसे रिपीटेडली बाउंस होने देना लगातार, तो कितनी देर तक ये हवा में रहेगी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये निकालना है। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पार्टिकल एंड टोटल टाइम ऑफ लाइट ये निकालना है फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो जब ऊपर से गिरेगी नीचे, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है? तो कितना टाइम लगता है? पहले डिस्टेंस निकाले, पहले टाइम निकाले। अभी टाइम निकाला तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। √2h/g नीचे आने में समय लगेगा, फिर वापस जाने में कितना समय लगेगा? √2e²h/g। यस सर ऐसा 2 बार करेगी बॉल। अरे पहले टकराएगी, फिर वापस जाएगी, फिर लौट के आएगी यहीं से, नहीं? यस सर फिर टकराने के बाद क्या होगी? फिर यहाँ तक जाएगी, फिर लौट के आएगी यहाँ तक। ऐसी तो होगा। यस सर तो 2√2e⁴h/g एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। तो √2h/g बाहर ले लूं तो बचेगा 1 + 2e + 2e² + 2e³ एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। और इस जीपी के सम क्या होता है इनफाइनाइट टर्म की जीपी का? 1 प्लस यहाँ से बन रही है जीपी, 1 से नहीं बन रही है, यहाँ से बन रही है जीपी, a/1 - r। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? √2h/g 1 + e/1 - e। इसमें e की वैल्यू लगा दी 1/2 पे अगले सवाल में। ए की वैल्यू कितनी पुट की है? नहीं 1/2। ये तो फार्मूला बना लिया। जी इस सवाल में लगा समझ लो। अब मान लो आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है। डिस्टेंस कितनी चला बता सकता है कोई? कितनी चला? h फिर e²h फिर e²h फिर e⁴h फिर e⁴4 फिर e⁴6h फिर e⁴6h अप टू इंफिनिटी। h बाहर ले लो तो आ जाएगा 1 + 2e², 2e⁴4 2e⁴6 अप टू इंफिनिटी। तो d = हो जाएगा h, 1 को छोड़ दो, आगे की जीपी बन रही है a/1 - r। तो ये आ जाएगा कितना? h 1 + e²/1 - e²। नहीं समझ में आई? आगे तो अभी तो क्वेश्चन में केवल टाइम पूछा था, डिस्टेंस ट्रैवल भी पूछता तो आप ई की वैल्यू लगा देते, कितना आंसर आता? ये 5/3 आ जाता ना। जी लेकिन ये पूछा क्या है इस सवाल में? केवल नहीं समझ में आया? ओके सर आ गया। बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा देख लो। जी जी ये मेरे को टिफर में पूछा गया था जब मैंने दिया था एग्जाम। तो 3 नहीं समझ में आ गया। ठीक है, ठीक यस सर चलिए बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे चीजें करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल कल 2 क्लासेस हैं तो 90% पीछे वाली स्लाइड पे जी। ये सब देखो, ये सब सवाल आए हुए टिफर में, देखो रिपीटेड बाउंसिंग वाले। सर एक बार ये आया select टिफर में, ये 2019 में आया रिपीटेड बाउंसिंग वाला। ये सर टिफिन में बहुत आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। मैंने कहा ना ये बेसिक जो मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ ये सब टिफर में बहुत पूछी जाती है। टिफर में, जेस्ट में, गेट में भी पूछी जाती है। सर आपने जो पहली क्लास में न्यूटोनियन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे सर, आप कह रहे थे ये हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन से भी कराएंगे सर, यानी कि अगर उससे उस प्रोसेस से भी करें तो सेम रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल बेटा, सच हमेशा यही होता है, जहाँ किसी को ओके सर सामने सेम आएंगे, बस अप्रोच बदलेगी। सर लास्ट स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। देखो बेटा दिखाई देते हैं सबको, सारी स्लाइड्स में बता देते हैं। सर जो बॉल बाउंस हो रही है, हेलो सर, एक बार सर बाउंस हुई और दोबारा जब हाइट पे गई तो उसकी जो अब न्यू वाली हाइट होगी वो ईस्ट के एच होगी, एच जो पहली वाली मेन हाइट थी ना। अब जब वो थर्ड बार बाउंस करेगी, तीसरी बार, तो सर उसकी जो सेकंड बार जो उसकी हाइट आई थी उसके ईस्ट के एच हो जाएगी। हाँ तो वो जो एच लेंगे सर वो सेकंड वाली हाइट का होगा ना? बिल्कुल लेंगे यार, कॉमन सेंस सोचो ना। अरे एक कप दिन में एक बार, हर बार आधा हो जाता है, एक दिन में आधा हो जाता है।
तो आज कितना होगा? आज शाम को कितना हो जाएगा? आधा। रेडियो एक्टिविटी पढ़े हो? हाँ सर, कैसे करते हो आधा आधा आधा? जो लास्ट जो हाफ लास्ट लेफ्ट में होती है उसकी हाफ हो जाती है, फिर उसकी हाफ। तो ऐसे यहाँ भी हो रहा। नहीं समझे? हाँ सर समझ। नहीं समझे? तो मतलब वो तो जो सर स्टार्टिंग में टू जो आप ला रहे हो सर, टू को समझा दो एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। ई की वैल्यू अगर हाफ है, अगर मान लो ये 100 मीटर की हाइट से गिरी है या 400 मीटर की हाइट से गिरी है, तो आप मुझे बताओ कि पहली बार बाउंस होगी तो कितनी हाइट तक रहेगी? 200 हो जाएगी 200? इसके। सर 100 ई स्क्वायर एच करोगे तो 100 ही तो आएगी। हो जाएगी सर। हाँ सर हाँ। किसी ने पूछा सर ये ई की वैल्यू 1/2 कैसे आई? सर को भी नहीं पता। सर हमेशा एक वैल्यू कंप्लीट होगी। अरे नहीं भाई, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? सर आपने यहाँ पे एक वैल्यू कंप्लीट कर दी ना। ठीक है, समझाने के लिए कुछ मान लिए यार। अच्छा अच्छा ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि हमेशा 1/2 आई? ये 1/2 नहीं आएगी। सर मैंने बोला ना स्क्वायर इनटू हाइट, आपने वो ये 1/2 ले लिया, मैंने सोचा शायद स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तो आप बताओ कितनी आएगी? तो ई स्क्वायर 1600 आएगा है ना। कितना आएगा ये? 1/400। वैसे ये ई 1/4 16 100 बच गया सर, 100। अब ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। अब बताना दोबारा जब गिरेगी तो कितनी हाइट पे जाएगी? 100/16। इस बात से क्या मतलब कि पुरानी क्या रही होगी? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? ये एच हाइट है तो ये ई स्क्वायर एच होगी, ठीक है? हर बार ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाओ। नहीं समझ में? क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या नहीं समझ पा रहे? बोलो बोलो। हेलो, हाँ सर ठीक है। क्या क्या दिक्कत हो रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहली वाली क्या, जो प्रीवियस हाइट है उसका ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी नेक्स्ट हाइट, तो इसके नेक्स्ट ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, इसके नेक्स्ट ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, इसके नेक्स्ट ई स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। यस सर हाँ। सर नेक्स्ट वाला स्लाइड शो करना 15th वाला। वेटिंग लिस्ट में स्टार्ट करते टाइम सर आपने बताया था ना ई की वैल्यू 1/2 पे आपने निकाल के बताई थी शायद। तो क्या 15 ब्लैंक स्लाइड है? सर डिस्टेंस ट्रैवल वाली लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट दिखा दूंगा। ये 15 तो स्लाइड ब्लैंक है, ये ऐड की थी आप लोगों को समझाने के लिए। ये लो। क्या बाकी ये क्वेश्चन और पूछ लो कोई और। सर वो स्पेशल केस वाली जो स्लाइड थी एक बार वो शो करता हूँ। क्वेश्चन वाली सर स्लाइड 7 और शो कर दीजिए। हेलो सर। सर जो काइनेटिक एनर्जी क्वार्टर वाला ऊपर फैक्ट लास्ट वाली जो स्पेशल केस थे वो स्लाइड शो करना। ये लास्ट स्लाइड सर ये क्वार्टर वाला बताया था काइनेटिक एनर्जी क्वार्टर वाला वो बताना सर। काइनेटिक एनर्जी चौथाई तब हो जाएगी जब वेलोसिटी इसकी आधी रह जाए। मानते हो बात? नहीं सर अभी आपने हाइट करके बताया था, कैसे बताया था? क्या बताऊं? चलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/4 हो जा रही है इनिशियल। एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो बी एफ बराबर 1/2 बी इनिशियल हो गया नहीं? यस सर। और अभी आपको बताया था बी एफ बराबर ई टाइम्स बी आई हो जाता है। ई बराबर कितना आया? 1/2। ये सर यही पूछा। चलिए बंद करें आप। सर बेटा एक छोटी सी चीज पूछनी थी, जहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाए थे ना, हाँ एक बार ओपन करोगे? इसमें नहीं है, ठीक है फास्ट पेज चलिए। देखिए ये देखो। हाँ ये भी सर यहाँ पर जब 5 मीटर, यहाँ पर जब 5 मीटर ये मतलब ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पर 10 मीटर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर 10 मीटर जा रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर 5 मीटर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर 15 क्यों हो रही है? मतलब ये जो 30 मीटर स्ट्रिंग था ना, तो ये 30 मीटर स्ट्रिंग तो इस नीचे गिरना चाहिए था, मतलब ये 70 के साथ ऐड होना चाहिए था। नहीं समझा। ये अगर 10 मीटर यहाँ से कम हो रही है, 5 मीटर यहाँ से कम हो रही है, तो बची हुई स्ट्रिंग 15 ही रह जाएगी। और 15 वाली जो रस्सी होगी वो इधर चली गई होगी, तो ये 15 छोड़ के 100 थी पूरी, तो 15 इधर जुड़ जाएगी। 70 + 15 85 हो जाएगी, तो ये 85 हो गई, 85।
सर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर जो और 10 मीटर था वो 10 मीटर कहाँ चले गए ऐसा लग रहा है। कहीं चला नहीं गया बेटा, ये पूरा 30 मीटर था, हाँ ये नीचे आ गया तो 10 मीटर यहाँ से गायब हो गई नहीं। ओके, ये कैसे गायब हो जाता है? अरे गायब मतलब इधर चली गई होगी रस्सी। ओके ओके ठीक है कहीं जा कुछ नहीं रहा है, अभी भी जोड़ के 15 + 85 100 ही है, ये 30 + 70 भी 100 ही था। ओके ओके ठीक है थैंक यू सर। हेलो सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट।